मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर एक बार पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग नंबर सिस्टम को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में अब तक में नंबर देखे हैं, नंबर सिस्टम देखे हैं, गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और भाजकों की संख्या, ये सब निकालना सीख चुके हैं। ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग इकाई अंक से संबंधित सिद्धांतों को देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है ये शुरू कर देते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है इकाई के अंक। इकाई के अंक। आज हम लोग संख्या के इकाई के अंकों से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, उनको देखेंगे, अर्थात यूनिट डिजिट। ठीक है। देखिए, इकाई के अंक से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो मुख्य रूप से दो तरह के आते हैं। ठीक है। एक होता है जिसको कि गुणा के रूप में दिया रहता है, यानी आपको बहुत सारे संख्याएं गुणा के रूप में दिया रहेगा और पूछेगा गुणनफल के अंतिम अंक या इकाई के अंक क्या होंगे। और दूसरा होता है घातांक के रूप में। ठीक है। इसमें संख्याओं घातांक के फॉर्म में लिखा रहता है और फिर पूछा जाता है कि भाई ये बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल देखिए 5 4 3, यहाँ देखिए एक संख्या है, ये 3 संख्या के गुणनफल के फॉर्म में है, ये गुणा के फॉर्म में है। और पूछूं भाई ये जो गुणनफल होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है। दूसरा अगर मैं पूछूं 5 4 3, इसी पे अगर मैं पावर दे दूं 529 और पूछूं कि अब जो संख्या होंगे इसका इकाई का अंक क्या होगा। ये दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसमें से पहला देख लेते हैं कि यदि संख्याएं गुणा के फॉर्म में रहे, यदि संख्याएं गुणा के रूप में हो, देखिए सबसे आसान है इसमें कि यदि हम इकाई का अंक जानना चाह रहे हैं तो सभी संख्याओं के सिर्फ इकाई अंक को ही देखेंगे। जैसे अगर मैं लिख दूँ 547 गुना 355 गुना 444 गुना 314 गुना 317 लिख दिया। और मैं पूछूं कि ये जो गुणनफल होगा इसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ इकाई के अंकों को ही देखते हैं। ठीक है। और सिर्फ इकाई के अंकों को ही गुणा करते हैं। ठीक है। और जो गुणनफल आएगा उसका इकाई का अंक देख लेंगे। जैसे मान के चलिए अगर मैं बोलूं कि 7, इसका इकाई का अंक है 7, इसका इकाई का अंक है 5, तो 7 5 35। अब आप 35 गुना मत कीजिए, 5 लास्ट में 5 आ गया ना, और ये 5 चौके 20, और लास्ट में 0 आ गया ना। अब 0 गुना कुछ भी करेंगे तो 0 ही आना है। तो इसका मतलब है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं 57 31
54, 43, 62। बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा? तो सिर्फ इकाई का अंक ही देखिए, यहाँ 7 है, 1 है, 4 है, 3 है और 2 है। तो 7 को एक बार गुना कीजिए, 7 एकम 7, 7 चौका 28। जैसे 28 हुआ तो हम सिर्फ इकाई का अंक ही देखेंगे। 8 आया, 8 तिया 24, सिर्फ इकाई का अंक देखेंगे। 4 आया, 4 दूनी 8, इसका मतलब इसका इकाई का अंक 8 हो जाएगा। आई बात समझ में? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 429, 946, 289 और 299। इसका भी हमको इकाई का अंक अगर जानना है तो क्या करेंगे? 9 छक्के 54, हमको सिर्फ 4 को दिमाग में रखना है, यानी यहाँ तक में 4 आ गया, 4 9 36, सिर्फ 6 दिमाग में रखना है और 6 9 54, अर्थात इकाई का अंक 4 आ गया। कोई दिक्कत? तो अगर गुना के रूप में रहेगा तो हम लोग इस प्रकार इकाई का अंक निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? धन्यवाद। चलिए, इसमें ही एक स्पेशल केस भी होता है। जैसे इसी में आप थोड़ा सा जानिए स्पेशल केस। वो तो स्पेशल केस क्या है कि यदि किसी भी संख्या के अंत में 5 आ जाए, ठीक है? अब ध्यान से देखिए एक्चुअल में क्या है कि ये आपकी स्पीड को थोड़ा सा इन्हेंस कर देगा, थोड़ा सा बढ़ा देगा, इसलिए स्पेशल केस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए 425, 752, 847, ठीक है? और मैं पूछूं आपसे इकाई का स्थान बताइए। तो देखिए, अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 5 आ जाए, किसी पे, और तब हम लोग देखेंगे कि क्या अब जो शेष संख्या है उसके इकाई के स्थान पे सम है या विषम है। अगर एक भी सम आ गया, से यह 5 है और इसके अलावा कोई भी किसी से, ये 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, तो ये तो 2 सम है ना। जैसे ही 5 किसी सम संख्या से गुना करेगा तो वो 10 या 10 के गुणज के रूप में आ जाएगा, और उस कंडीशन में हम लोगों का इकाई का स्थान क्या आ जाएगा? 0। अब कितना भी बड़ा संख्या रहे या कितना भी ज़्यादा संख्या रहे, अगर 5 है, उसमें किसी में भी अगर 5 है तो देखेंगे कि क्या उसके अलावे कोई सम है क्या। अगर एक भी सम मिल गया तो इकाई के स्थान पे 0 आ जाएगा, और अगर एक भी सम नहीं है तो उस कंडीशन में 5 आ जाएगा। जैसे ये देखिए दूसरा एग्जांपल, चलिए अब यार गौर से देखिए, यहाँ पे इकाई के स्थान पे यहाँ पे 9 है, 7 है, 5 है, 5 है, 9 है। ओके, तो सीधा अगर 5 दिखाई दे दिया, अब बाकी कुछ नहीं देखना है, सारे इकाई के स्थान को देखिए कि क्या कहीं पे कोई सम है। अगर है तो 0, और अगर नहीं है तो इकाई का स्थान पे 5 आ जाएगा।
आई बात समझ में? ये आपके लिए स्पेशल केस है, यानी अगर 5 रहा तो, अगर नहीं रहा था तो खैर जान ही रहे हैं कि जो हम लोगों का नॉर्मल मेथड था। जैसे यहाँ देखिए, मैंने कुछ संख्याएं लिखा हूँ। अब इसकी इकाई के स्थान पर देखिए, इसमें से यहाँ पे हमको 5 दिखाई दे दिया, तो बाकी संख्या में सिर्फ हमको एक सम देखना है, केवल एक सम। तो यहाँ पे भाई सम है, यहाँ भी सम है, तो हमको गुना भाग कुछ नहीं करना है, सीधा आंसर लगाना है 0। आई बात समझ में? चलिए कुछ सवाल आपके लिए मैं दे देता हूँ आज का। ये पहला सवाल है 899 गुना 36 गुना 452 गुना 578। इकाई का स्थान बताना है आपको। दूसरा सवाल 875 गुना 39 गुना 47 गुना 255, इकाई का स्थान। और ये तीसरा सवाल है 999 गुना 111 गुना 222 गुना 555। आप इसका भी इकाई का स्थान बताना है आपको, ठीक है? तो इकाई के अंकों से संबंधित जो गुणनफल के फॉर्मेट में या गुणनफल के रूप में जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो कुछ ऐसा है। चलिए हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा बात किए थे हम लोग कि यदि संख्याएं घातांक के रूप में हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं। अगर कोई संख्या, जैसे यहीं पे देखिए 547, इस पे मैं पावर दे दूं आपको 83, तो देखिए अगर इकाई से संबंधित बात हो रही है तो सिर्फ इकाई को देखेंगे, अर्थात हमको सारा चीज सिर्फ 7 पे ही करना है। 7 लिखें, और यहाँ पे मुझे पावर दिखाई दे रहा है 83। फर्स्ट ऑफ ऑल इस 83 को हम लोग 4 से भाग देते हैं, और जो शेषफल आता है उसको पावर के रूप में लिखते हैं। और अगर पूरा का पूरा अगर शेषफल नहीं आया, शेषफल आया तो जो शेषफल आएगा उसको लिखेंगे, और अगर शेषफल नहीं आया, अगर 4 से पूरा का पूरा भाग लग गया तो 4 ही रख देंगे। समझे इस बात को? जैसे अभी मैं इसमें अगर 4 से भाग दूं तो शेषफल कितना आएगा? 4 दूनी 8 खत्म, शेषफल 3 आ गया, अर्थात 7 को आप 3 से 3 बार गुना कर दीजिए। 7 7 49, 9 आ गया, और 9 7 63, अर्थात इकाई के स्थान पे 3 आ जाएगा। आया बात समझ में? हाँ या ना? चलिए एक संख्या है 8439, और इस पे पावर में दे दिया हूँ 5462, और मुझे चाहिए इसका इकाई का स्थान। क्या करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इकाई के स्थान पे है उसको लिखेंगे, ओके। और फिर ये जो पावर है इसमें 4 से भाग देंगे, तो 4 से जब भाग देंगे 4 एकम 4, 1 बचा 14 हो गया, 4 तिया 12, 2 बचा 26 हो गया, 4 छक्का 24, फिर 2 बचा 22 हो गया, और 4 पंचा 20, अर्थात शेषफल 2 आया, अर्थात 9 गुना 9 81, अर्थात इकाई का स्थान 1 आ गया। ये बातें समझ में आ रही है क्या? और अगर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर ये जानना चाहते हैं तो उस पर भी मैं चर्चा करूँगा।
ठीक है, उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी जस्ट। एक एग्जांपल एक और देख लेते हैं, ठीक है। इस पे पावर है 28, तो इकाई का स्थान क्या है, 4 है, तो 4 ही लिखें। और जब इस पावर में अगर इस 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए हमेशा पावर में 4 से ही डिवाइड करेंगे। घात को क्या करते हैं, जो घातांक रहता है उसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं और शेषफल को ही सिर्फ लिखते हैं। और अगर शेषफल नहीं बचा तो 4 लिख देते हैं। जैसे ये 28 है, 28 को अगर आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 सत्ता 28, ये तो पूरा पूरा कट गया और शेषफल तो कुछ बचा नहीं, तो उस कंडीशन में पावर 4 ही रख देंगे। अर्थात 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 कितना गया, 4 चौक 16 अर्थात 6, 6 चौक 24 अर्थात 4 और फिर 4 चौक 16, 6। ये जो मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ हम लोग इकाई के स्थान का बात कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ इकाई हम लोग देख रहे हैं। आई बात समझ में। एक चीज़ और आपके जहन में आ सकता है कि मैं 4 से ही भाग क्यों दे रहा हूँ, हो सकता है ना। तो अगर आपको मतलब इसका उसके बारे में आप सोच रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं यहाँ से। थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। जैसे इसको नोट के रूप में आप देख सकते हैं या लिख सकते हैं। से मान के मैं दो को दिखाता हूँ। 2 पे अगर मैं पावर 1 रखूँ तो 2 आएगा, अर्थात इकाई का स्थान 2 है। 2 पे पावर मैं 2 रखूँ 4, इकाई का स्थान 4 आया। 2 पे पावर 3 रखूँ 8, अर्थात इकाई का स्थान 8। 2 पे पावर 4 रखूँ तो 16, इकाई का स्थान 6। 2 पे पावर 5 रखूँ 32, अर्थात इकाई का स्थान 2। 6 रखूँ 64, इकाई का स्थान 4। 2 पे पावर 7 रखूँ 128, इकाई का स्थान पे 8। 2 पे पावर 8 रखूँ 256, इकाई के स्थान पे 256, इकाई के स्थान पे 6। 2 पे पावर 9 रखूँ 512, इकाई के स्थान पे 2। 2 पे पावर 10 का वैल्यू रखूँ 1024, इकाई के स्थान पे 4। जब आप इसको गौर से देखिएगा तो आपको कुछ ये ना इकाई, आप इकाई के अंकों को जब गौर से देखिए तो आपको एक पैटर्न पता चलेगा। क्या पैटर्न, 2 फिर 4 फिर 8 फिर 6 और फिर से 2 देखिए रिपीट हो रहा है, 2 4 6 8 फिर से 2 रिपीट हो रहा है ना। अर्थात ये, और ये रिपीट कब हो रहा है, हर 4 पावर के बाद हो रहा है ना जी। 1 पावर था, 2 था, 3 था, 4 तक तो ठीक था, फिर 5वां से वही आ गया जो 1 पे था, फिर ये भी चला 8 तक, फिर 9 से फिर सेम चीज़ रिपीट हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ जो डिफरेंट है बस वो ये 4 है, और ये चीज़ फिर दोबारा रिपीट होता है हर 4 के बाद। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको 4 से डिवाइड करते हैं, फिर देख लेते हैं कितना का उसके अलावा और कितना पावर है, ठीक है, और वही फर्क डालता है। तो वो जो शेषफल है वह है कि 4 के गुणज के बाद का कितना, इसीलिए हम लोग 4 से डिवाइड, जो भी पावर है पावर होगा। इसी मान के लिए अभी 2 पे पावर 10 है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछ दूँ 2 पे पावर 5996 या 999 कर देते हैं 97,
2 पे पावर 5999 997 अगर पावर रहे, अब इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो ये तो इतना तो करना पॉसिबल है नहीं। तो हम लोग तो जान रहे हैं कि भाई 4 के बाद वो रिपीट होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो पावर है इस पावर को क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं और जो शेषफल बचता है उसी को पावर रख देते हैं। तो 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौक 16, 3 बचा, 4 नमा 36, फिर 3 बचा और 4 नमा 36, इकाई अर्थात शेषफल 1 आया, अर्थात इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा? तो आई बात समझ में? चलिए, अगर आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से दोबारा देखिए, आ जाएगा। ओके, अच्छा, इसमें भी कुछ स्पेशल केसेस हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल केस मतलब देखिए, जो हम लोग तरीका जाने वो तो खैर वहाँ वो तो करना ही है, लेकिन उसके अलावे क्या कुछ ऐसे भी नंबर हैं जिस पर कि पावर का कोई भी मतलब कितना ही पावर है उसका फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अगर 1 पे आप कुछ भी पावर डालिए, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी डालिए, फिर भी उसका इकाई का अंक 1 ही आएगा। आप 5 पे पावर कुछ भी डालिए, 5 पे 1 रखिएगा तो 5 आएगा, 2 रखिएगा तो 25 आएगा, 3 रखिएगा तो 125 आएगा, लेकिन इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है, आप 6 देख लीजिए, 6 पे आप कुछ भी पावर डालिए, अगर 6 पे 1 रखिएगा तो 6 आएगा, 6 पे पावर 2 रखिएगा तो 36, फिर भी लास्ट में 6, 6 पे पावर 3 रखिए 216, फिर भी इकाई का अंक 6 ही आएगा। और किसी भी अंक अगर 0 है उस पे आप किस भी पावर रखिएगा फिर भी वो 0 ही आएगा। अब बात समझ में? अर्थात ये 4 ऐसे डिजिट हैं जिस पे पावर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पावर कुछ भी रहेगा ये अनचेंज्ड रहेंगे। अब आप सोच के देखिए कि कितनी अच्छी बात है कि अगर आप हमारे मन मस्तिष्क में ये चीज़ें हैं तो हम लोगों को कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे अगर अब मैं सवाल करूं, इस पे पावर में अगर बोल दूँ कितना ही बड़ा पावर है, इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो अब आपको कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे 6 देख लिए तो इसका मतलब है कि इसका इकाई का अंक 6 ही होगा, प्री डिफाइन हो गया ये। समझे क्या? मतलब आसानी से चीज़ें बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए मैं कुछ और लिख देता हूँ 5 और इस पे पावर में दे दूँ 289, तो अगर 5 दिखाई दे दिया तो हमको बाकी चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये तो प्री डिफाइंड हो गया कि अगर इकाई का अंक 5 है तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ज़रा सोच के देखिए, अगर हमारे मन मस्तिष्क में ये चीज़ें हैं तो हमारा टाइम बच जाएगा। बनेगा वैसे भी जैसे आप हम लोग अभी मतलब पहले देखे थे, लेकिन अगर ये स्पेशल केस इसलिए बता दिए, ये हम लोग इसलिए देखे ताकि हमारा टाइम कंज्यूम हो जाए, टाइम बच जाए। ठीक है, ताकि हम लोग अपना समय बचा सकें। आया समझ में? चलिए अब कुछ और सवाल्स को देखते हैं, जैसे अभी जो 2 चीज़ें सीखे उसके आधार पे। जैसे एक सवाल देखिए, इस पे पावर में दे दूं 52, तो इकाई का अंक क्या है? 9 है, तो 9 रखेंगे। और जब ये जब पावर में 4 से भाग देंगे, ये तो पूरा कट जा रहा है, और जब कट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर
4 रखते हैं, अर्थात 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, 9 81, लास्ट में 1, 9 81, लास्ट में 1, और 1 गुना 1 1 ही होता है। या फिर आप जैसे सोचिएगा वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 9 81, 1 1 गुना 9 9, और 9 81, फिर भी 1। अब बात समझ में? कभी कभी क्या होता है, अब 2-3 चीज़ें मिक्स करके दे दिया जाएगा आपको। जैसे अगर आप चीज़ों को समझ पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो थोड़ा सा समस्या है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने सेट किया है, अब जरा देखिए इसको। बनेगा हर किसी से, ठीक है, लेकिन सबका टाइम जो कंजम्पशन होगा सब अलग अलग टाइम लेगा। जैसे मान के चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये सवाल देखे तो आपके मन में क्या क्या चला, आप क्या क्या कीजिएंगे? सबसे पहले ये 7 देखिएगा, यहाँ पे भी मैं इकाई का अंक ही पूछ रहा हूँ, इकाई अंक ये 7 है। फिर इसमें आप मतलब 4 से भाग देंगे, जो शेषफल है इसे, शेषफल 2 आया। 9 है, शेषफल 1 आया। फिर 5 है, यहाँ भी शेषफल 2 आया। अर्थात 7 7 49, लास्ट में 9, 9 1 कम 9, और लास्ट में 5, अर्थात 9 9 18 5 23, अर्थात इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? बनेगा। अगर हम लोग नॉर्मली इसको सोचें तो जैसे अब 5 देखें तो हमको तो इधर गुना भाग करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सीधा 5 आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे आप ध्यान रखिएगा, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। और ये छोटे छोटी चीज़ें ही आपके समय को मतलब बचाती है। अगर आप जैसे देखिए इसको, तो क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही है? चलिए, इसके इकाई का अंक बताना है, बताइए तो ज़रा। वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा सा बना लीजिए, फिर आप बताइए। मुझे लगता है कि आप बना लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर आप नॉर्मल सोचिएगा तो क्या सोचना है कि 5 लिखना है, फिर इसको 4 से भाग देना है, 1 लिखना है, फिर ये 4 से भाग देना है, वहाँ से भी बनेगा। अदरवाइज़ अगर आपको थोड़ा भी, अगर आप स्पेशल केस को देखें और चीज़ों को समझते हैं, तो अगर इकाई का अंक 5 है तो पावर का कुछ भी फर्क पड़ना है नहीं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12, अर्थात इकाई का अंक क्या आ गया? 2 हो गया, ये आंसर हो गया। आई बात समझ में? मुझे लगता है कि ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गया होगा, और मैं इससे संबंधित सवाल को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लास हो रहा है, यहाँ में आपको हर एक टाइप को सिर्फ दिखा पा रहे हैं। जब हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे तो वैसे वैसे सवाल को, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं, वो सब आपको दिखाएंगे। ओके, मुझे लगता है कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एक चीज़ और देख लेते हैं, एक और सवाल आता है हम लोगों का, तो एक नया मतलब टॉपिक डाल दीजिए कि गुणनफल के अंत में, गुणनफल के
गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या, बड़ा गौर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई संख्या दिया है गुणांक के रूप में, से देखिए ऐसा कुछ भी संख्या मैंने दिया और मैं पूछूं कि ये जो गुणनफल है उसमें शून्यों की संख्या की कितनी होंगे या फिर कितने शून्य होंगे, तो समझिए कि अगर शून्य है तो इसका मतलब है कि वो 10 का वहाँ पे गुणज है, यानी वहाँ पे कहीं ना कहीं 10 से गुना होगा तभी तो शून्य होगा, यानी वह गुना के रूप में 10 शामिल है और जितना 10 शामिल होगा उतना ज़ीरोज होंगे, है कि नहीं। अच्छा, ये 10 जो है, 10 होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो एक 10 होने के लिए 2 और 5 का होना चाहिए, है कि नहीं, 2 पंचे 10। अच्छा, वैसे 100 बनने के लिए अर्थात 2 ज़ीरो होने के लिए तो 2 को 2 होना चाहिए और 2 को 5 होना चाहिए। वैसे 1000 बनने के लिए सिर्फ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो 3 को 2 चाहिए और 3 को 5 चाहिए। 10,000 बनने के लिए अर्थात 4 जीरो होने के लिए 4 2 होना चाहिए और 4 5 होना चाहिए। ओके, हाँ, अर्थात अगर मैं बात करूं कि अगर 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n है अर्थात 10 पे पावर n है, अर्थात शून्यों की संख्या n है। शून्यों की संख्या n है। अच्छा, अगर अकेले 2 भी शून्य नहीं बना सकता है और अकेले 5 भी शून्य नहीं बना सकता है, अगर इतना बराबर रहा तो समझ में आता है, लेकिन अगर छोटा बड़ा हो गया तो, छोटा बड़ा हो गया मतलब जैसे अगर मैं बात करूं कि 2 पे पावर 5 गुना 5 पे पावर 7, अब बताइए इसमें कितने शून्य होंगे। तो इसमें आपको अगर मैं एक सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर हम लोग ऐसे देख लेंगे। जैसे आप इसको हम लोग क्या करेंगे, इस रूप में तो लिख सकते हैं, है कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अर्थात इस केस में कितना ज़ीरोज होना है, 5, क्योंकि ये अकेला तो ज़ीरो बना नहीं सकता है। तो इस केस में शून्यों की संख्या कितनी हो गई, शून्यों की संख्या 5 हो गई। तो आपको बस ध्यान इतना रखना है कि 2 और 5 में जिसकी संख्या कम हो उतने ही शून्य होंगे। आई बात समझ में। जैसे एक चीज़ और देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि 2 पे पावर 7 है और 5 पे पावर 3 है तो इसमें कितने शून्य होंगे, तो इन दोनों में से कम क्या है, 3, अर्थात शून्यों की संख्या 3 हो जाएगी। आई बात समझ में, बिल्कुल। और उसके अलावा और क्या रहता है क्या है, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे अगर मैं कह दूँ कि 2 पे पावर 4 है, 5 पे पावर 8 है, 3 पे पावर 9 है, 7 पे पावर 12 है, पूछें कि भाई शून्यों की संख्या बताइए, तो इसमें से हमको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, सिर्फ 2 ही चीज़ पे फोकस करना है कि 2 पे पावर कितना है और 5 पे पावर कितना है, क्योंकि बाकी उसके अलावे क्या है,
उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अर्थात अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ 2 पे पावर 4 है और 5 पे पावर 8 है, अर्थात कम क्या है 4, अर्थात शून्यों की संख्या 4 हो जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर मैं कह दूँ कि 12 पे पावर 15 है गुना 15 पे पावर 25 है गुना 27 पे पावर 9 है, शून्यों की संख्या बतानी है। अब यहाँ तो ना मुझे हमको 2 दिखाई दे रहा है ना 5 दिखाई दे रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? हाँ, तो ऐसे कंडीशन में करेंगे कि इसको पहले तोड़ेंगे। 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 तिया 12, अर्थात 2 का स्क्वायर गुना 3 और पावर 15। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 5 पे पावर 25। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर पे पावर 9। अब आप ये मत बोलिए कि ये कैसे आया, ठीक है? क्योंकि घातांक और करने में इसको, हालांकि आपको ये सारा चीज़ें पहले के वीडियो में मैं डाला हुआ हूँ, एक बार जाके देखिए बेसिक्स में। अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि अगर x पे पावर m गुना x पे पावर n रहे, इसको हम लोग x पे पावर m जोड़ n लिख सकते हैं, ओके। और x पे पावर m पे पावर n रहे तो हम लोग x पे पावर mn लिख सकते हैं। अर्थात अगर बेस सेम रहे और पावर डिफरेंट रहे तो मल्टीप्लाई कर रहे तो हम लोग उसको पावर को एडिशन के रूप में लिखते हैं, और अगर पावर के ऊपर पे पावर रहे तो उसको हम लोग गुना के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ देख लीजिए, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 30 गुना 3 पे पावर 15 गुना 3 पे पावर 25 गुना 5 पे पावर 25 गुना 3 पे पावर 27, ओके। इसको और थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। क्या जाएगा ये? 2 पे पावर 30 गुना 5 पे पावर 25 गुना 3 पे पावर कितना पावर आ गया? 15 और 25 40 20 67। हमको जानना था यहाँ पे शून्यों की संख्या, तो इसको तो हम लोग को निकालने का ज़रूरत नहीं था, फिर भी चूँकि पहला सवाल था इसलिए आपको करके दिखा दिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब आप बताइए कि इसमें से शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2 पे पावर 30 है और 5 पे पावर 25 है, तो डेफिनेटली जिसका पावर कम होगा, अर्थात पावर मिनिमम कितना है? 25 है, अर्थात शून्यों की संख्या 25 हो गई। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आइए, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो कुछ सवाल को देख लीजिए, और न केवल देखिए बल्कि आप इस पे प्रैक्टिस भी कीजिए, और आपका जो भी मतलब जवाब है वो कमेंट में डालिएगा। वहाँ पे शायद 3 सवाल किए थे, चौथा सवाल देख लीजिए। बिल्कुल अच्छे से सवाल को बनाना है आपको, ठीक है? शून्यों की संख्या, आपको शून्यों की संख्या बतानी है। नेक्स्ट सवाल देखिए 5 में। 575 पे पावर 12, 256 पे पावर 4, 75 पे पावर 9, शून्यों की संख्या बतानी है। और एक SW ले लीजिए 6, 875
का स्क्वायर 396 पे पावर 3 64 क्यूब गुना 125 पे पावर 5। यहाँ भी आपको शून्यों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपसे बन जाएगा। ठीक है, और आप अपना कमेंट ज़रूर साझा कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप चीज़ों को पढ़ते जाइए, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते जाइएगा, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, जो कि रिमाइंडर थ्योरम से संबंधित है। तो आप फटाफट लिख लीजिए, शेषफल प्रमेय से संबंधित सिद्धांत। शेषफल प्रमेय से संबंधित सिद्धांत। देखिए, अगर मैं बहुत डिटेलिंग का बात करूं तो इस पे डेडिकेटेड वीडियो पहले से मौजूद है, इसलिए हम लोग ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। सिर्फ इसके बेसिक्स बातों को समझने का कोशिश करेंगे और फिर जैसे जैसे सवाल आएंगे उनके थ्रू हम लोग और भी कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। शेषफल प्रमेय क्या है, आइए उसके बारे में थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। एक चीज़ हम लोग बचपन से पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अर्थात इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अंतर्गत हम लोग पढ़े हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। राइट, पढ़े तो हैं लेकिन समझने का कोशिश करते हैं। समझना ये है कि जिससे भाग देते हैं, अर्थात भाजक जो है वह कभी भी, ये जो शेषफल आएगा वो इस भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। क्या समझे? यानी कि r का जो वैल्यू है वह हमेशा इस b से छोटा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। इस बात को एक बार समझिए, लिखित रूप में आप समझ लिया, इसको हम देखते हैं। मैं अगर कहूँ कि आप 12 में 5 से भाग दीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि भाजक जो है वह 5 है। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ भाज्य, यहाँ लिखता हूँ शेषफल। अच्छा, अगर मैं 11 में 5 से भाग दूँ तो शेषफल कितना आएगा? 1। अगर मैं 12 में भाग दूँ तो शेषफल कितना आएगा? 2। 13 में दूँ तो 3। 14 में दूँ तो 4। 15 में दूँ तो 0, क्योंकि पूरा कट जा रहा है। 16 में दूँ तो 1। 17 में दूँ तो 2। 18 में दूँ तो 3। क्या देख रहे हैं कि शेषफल कभी भी 5 बचेगा क्या? क्योंकि जैसे शेषफल 5 बचने वाला होगा तो 2 कट जाएगा। अर्थात अगर किसी संख्या में 5 से भाग दे रहे हैं तो मेरा जो शेषफल होगा वह 0 से लेके कहाँ तक आएगा? 5 से छोटा, अर्थात 4 तक आएगा। अगर मैं अब इसको मैं समझने का कोशिश, अगर मैं बोलूं कि भाजक, अर्थात अगर किसी भी संख्या में अगर हम 7 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या क्या हो सकता है? शेषफल क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6 आ सकता है। क्या कभी भी शेषफल 7 आएगा? ये पॉसिबल है?
तो कभी भी शेषफल 7 नहीं आएगा। अगर मेरा भाजक 10 है, अगर मैं कहूँ कि किसी संख्या में 10 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल क्या क्या आ सकता है? तो शेषफल 1, 2, 3 कहाँ तक? 9 तक आ सकता है। आई बात समझ में? इसका डायरेक्ट अभी चीज़ों को हम लोग यहाँ समझ रहे हैं और सवालों में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? अच्छा ये बताइए, आप बिल्कुल मेरे साथ साथ ज़रूर बोलिए कि अगर किसी संख्या में 25 से भाग दे रहे हैं, 25 से, तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, कहाँ तक आ जाएगा? हाँ हाँ बोलिए। 0 से लेके 24 तक। अगर किसी संख्या में अगर 100 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल क्या क्या कहाँ से कहाँ तक आ सकता है? 0 से लेके 99 तक। आई बात समझ में? अब इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, इसी से संबंधित एक और कॉन्सेप्ट है जिसका चर्चा हम लोग पहले भी किए थे, और एक बार और देख लेते हैं यहीं पे कि यदि किसी संख्या में 48 से भाग लगता है, यदि किसी संख्या में या यदि कोई संख्या 48 से विभाज्य है मतलब अगर किसी संख्या में 48 से भाग लग जाता है, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 48 का जितना गुणनखंड है, 48 का गुणनखंड क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 16 है और 24 है। अर्थात अगर कोई संख्या 48 से विभाज्य है तो वो संख्या 48 के सभी गुणनखंड से भी विभाज्य होंगे। बात समझ में? बिल्कुल। अगर कोई संख्या, अगर मैं कहता हूँ कि अगर कोई संख्या 50 से डिविजिबल है, 50 से अगर विभाज्य है, इसका मतलब है कि उस संख्या में, अर्थात अगर किसी संख्या में 50 से भाग लगता है तो उस संख्या में किससे किससे भाग लगेगा? 1 से तो खैर सब में लगता है, 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, 10 से भी लगेगा और 25 से भी लगेगा। अर्थात 50 का जितना भी गुणनखंड है सबसे उस संख्या में भाग लगेगा। अब बात समझ में? अब अगर आ गया, ये सीधा से समझिए कि अगर ये जितना भी दिख रहा है ये सब तो इसी 48 के बच्चे हैं ना जी, यानी 48 के बच्चे ये सब हैं, ये सब। अर्थात अगर किसी का गुलाम, ये 48 से किसी का गुलाम बन गया तो ऑटोमेटिक ये सब तो अपने बन ही जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, जैसे 50 का ये सब बच्चे हैं, ठीक है। अगर 50 से किसी में भाग लग जाता है तो ऑटोमेटिक इस सब से भी लगेगा। ओके, अब यार देखिए, ये मैं बता क्यों रहा था उसको ज़रा समझिए। ये दो कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोग सीखे, दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिला के एक सवाल बनता है, एक विशेष प्रकार का सवाल बनता है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। सवाल कुछ इस तरह रहता है, यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को 48 से विभाजित किया जाता है तो
शेषफल के रूप में 40 प्राप्त होता है, तो बताइए शेषफल क्या प्राप्त होगा यदि उसे 1 नंबर 24 से विभाजित किया जाए। बी नंबर 16 से विभाजित किया जाए। सी नंबर 8 से विभाजित किया जाए। डी नंबर 12 से विभाजित किया जाए। और ई नंबर 4 से विभाजित किया जाए। आइए, पहला हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या कर रहा था। अब ज़रा देखिए कि 48 से विभाजित कर रहे हैं, इसका मतलब है कि शेषफल क्या क्या बच सकता है। तो आपका जवाब रहेगा 1 से 47 तक बच सकता है। ठीक है, तो 40 शेषफल प्राप्त हुआ, अच्छी बात है। अब कह रहा है कि अगर उस संख्या को 24 से विभाजित किया जाए, किससे? 24 से। अच्छा, जब 24 से 48 से भाग लग रहा है, या फिर अगर 48 से भाग देते हैं तो अगर उसमें लगेगा तो 24 से भी डेफिनेटली लगेगा। तो जब 24 से भाग देंगे, 48 का गुणनखंड है ना ये 24, ये 16, ये 8, ये 48 से भाग देते हैं तो 40 शेषफल बचता है। लेकिन अगर 24 से भाग देंगे तो क्या 40 शेषफल बचेगा? सोचिए, तो जब 24 से भाग देंगे तो शेषफल बच क्या क्या सकता है? तो आपका जवाब रहेगा 0 से लेके 23 तक बचेगा, और यहाँ तो 40 बचा हुआ है। इसका मतलब 40 तो शेषफल नहीं बचेगा, तब बचेगा क्या? तो इस 40 में हम लोग भाग देते हैं किससे? 24 से। तो शेषफल कितना आएगा? शेषफल आएगा 16। अर्थात उस कंडीशन में 16 ही ना जी, हाँ, घटेगा तो कितना बचेगा? 16। तो शेषफल बच गया 16। ओके। अच्छा, अगर 16 से भाग दें तो, अब अगर 16 से भाग देंगे तो 40 तो शेषफल कभी बचेगा नहीं, बचेगा क्या? नहीं। तो क्या शेषफल बचेगा? अगर किसी संख्या में 16 से भाग देंगे तो शेषफल कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, ये बताइए। तो आपका जवाब रहेगा 1 से 15 तक। ठीक है, तो अब जरा ये 40 था, इस 40 में 16 से भाग दीजिए। 16 दूनी 32, शेषफल कितना आ गया? 8। ओके। अच्छा, तीसरा सवाल है कि भाई अगर इसको हम 8 से भाग दे दें, जब 8 से आप भाग दीजिएगा इसको, ठीक है, तो शेषफल कितना बचेगा? आप कटाइए 8 से जब भाग देंगे, ये तो 8 पंचा 40 पूरा पूरा कट जाता है, अर्थात शेषफल किस कंडीशन में क्या बचेगा? शेषफल 0 बच गया। अच्छा, अगर 12 से भाग देंगे तो 8 की जगह पे आप एक बार 12 रख दीजिए। तो 12 36, अर्थात शेषफल 4 बच जाएगा। अच्छा, अगर 4 से भाग देंगे तो 4 दंग 40 तो पूरे कट जाता है, तो शेषफल 0। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? अगर आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो एक बार और इस चीज़ को समझ के देखते हैं।
ठीक है, सवाल ये रहने दीजिए, ठीक है, सवाल रहने दीजिए, बस मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को बदल देता हूँ। सवाल में कर लीजिए, यदि किसी संख्या को 48 से विभाजित किया जाए और शेषफल शेषफल 21 प्राप्त होता है, बनाइए तो जरा। वीडियो पॉज करके आप एक बार बना लीजिए, फिर इसको कंटिन्यू करके मिला लीजिएगा। सवाल है, यदि किसी संख्या को 48 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में 21 प्राप्त होता है। तो बताइए शेषफल क्या प्राप्त होगा यदि उसे 24 से विभाजित किया जाए। चलिए देखिए, 24 से विभाजित अगर करें तो शेषफल क्या बनेगा। अभी बताइए शेषफल अगर 24 से विभाजित करेंगे तो शेषफल बच क्या क्या सकता है। 1 से 23 तक बच सकता है, और ये तो 21 है, अर्थात शेषफल हो सकता है। अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा दोनों, इसका 21 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर 16 से भाग देंगे तो, अब फटाफट इस जो आर जो रिमाइंडर है उसी में भाग देते रहिए। 16 से अगर भाग देंगे, 21 में अगर 16 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 5 बच जाएगा। अच्छा अगर 8 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, तो 8 दूनी 16, फिर भी वही 5 बचेगा। 12 से भाग देंगे तो 12 का 12 एक बार में खाएगा, 9 शेषफल बचेगा। 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, अर्थात 1 शेषफल बच जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया। सवाल यहाँ से भी रहेगा अपने को, ठीक है, और ये सारे सवाल को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। क्या यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम है। गुड, चलिए, मुझे लगता है कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग पढ़े क्या क्या। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने टोटल पढ़ा क्या क्या। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने इकाई के अंक से संबंधित चीज़ों को देखा कि यहाँ से दो तरह के कॉन्सेप्चुअल चीज़ हैं कि भाई इकाई के अंक से जो चीज़ें पूछी जाती है, एक तो वो गुना के रूप में रहता है, दूसरा वो घातांक के रूप में रहता है। ठीक है, दोनों को देख लेकर गुना के रूप में है तो सिर्फ उसके इकाई के अंकों को गुना कर देते हैं। फिर हम लोग कुछ सवाल को भी देख लिए, कुछ सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए भी है। फिर देख लीजिए अगर घातांक के रूप में रहेगा तो वो किस तरह काम करती है, उससे संबंधित भी कुछ सवाल आपके लिए छोड़ के रखे हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए कि शून्यों की संख्या कि गुना मतलब अगर बहुत सारे संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है तो उसमें शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, उस पर भी कुछ SW है। और फिर शेषफल प्रमेय से संबंधित कुछ सवालों को देखें आज। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगे, और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी है उसके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।